तो ये शेडेड पोल मोटर है हमारा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर आएगा ये, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जो टाइप्स ऑफ मोटर हम पढ़ रहे थे कि उनको स्टार्टिंग कैसे कराया जाए, स्टार्ट कैसे कराया जाए। तो ये हमारा रोटर है जो कि हमारा केज रोटर होगा। ये हमारा स्टेटर है, सिंगल फेज सप्लाई। ये हमारे मेन पोल है और मेन पोल के ऊपर हमारी मेन वाइंडिंग। इसमें खास ये होता है कि जो हमारा मेन पोल है वो सेलियंट पोल होता है। ध्यान रखना, शेडेड पोल में जो हमारा स्टेटर है वो कैसा होता है, हमारा सेलियंट पोल टाइप। सेलियंट पोल टाइप का मतलब क्या है कि जो हमारे पोल्स हैं वो प्रोजेक्टेड थे। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो हमारा स्टेटर है वो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल स्टेटर था। लेकिन इसमें पोल्स क्या है, हमारे सेलियंट टाइप। और प्लस उसमें एक चेंज हम करते हैं सेलियंट टाइप में कि इसमें एक आर्म थोड़ा अलग कट कर देते हैं और इसमें एक शेडिंग कॉइल लगा देते हैं। शेडिंग कॉइल क्या है कि हमारी एक कॉपर रिंग है जो बस अपने आप में शॉर्ट है। इस तरीके से एक कॉपर रिंग है, उसको हमने एक आर्म पे फिट कर दिया। तो जब यहाँ पे हम करंट सप्लाई करेंगे तो फ्लक्स फ्लक्स आएगा, फ्लक्स चेंज होगा। अब जो फ्लक्स चेंज होगा, ये जो शेडिंग कॉइल है इसके अंदर भी हमारा फ्लक्स जाएगा, और क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है तो फ्लक्स हमारा चेंज होगा। अब इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वही ईएमएफ क्या करेगा, करंट आएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है ये हमारा। क्योंकि रिंग कैसी है, कंप्लीट है। अब ये जो करंट आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ईएमएफ हमारा क्या फॉलो करेगा, लेंजेस लॉ, अपोजिट इट्स ओन कॉज, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो जो फ्लक्स आएगा हमारा वो भी क्या होगा, हमारे मेन फ्लक्स को अपोज करेगा। तो यहाँ पे दो फ्लक्स हो गए, एक फ्लक्स तो ये हो गया और एक फ्लक्स हमारा शेडिंग कॉइल में। तो ये जो फ्लक्स है यहाँ पर, इसको कोई अपोज नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है इतने एरिया में, इस फ्लक्स को कोई अपोज करने वाला नहीं है। जबकि यहाँ पे जो है हमारा शेडिंग कॉइल की वजह से यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, हमारा अपोज करेगा। मेन फ्लक्स हमारा ऐसा आएगा, और अगर शेडिंग कॉइल का फ्लक्स लगा लो तो FISH, तो ये इसको अपोज करेगा। और यहाँ पे हमारा मेन फ्लक्स ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो फ्लक्स आ जाएंगे, एक ये वाला फ्लक्स हो जाएगा और एक ये जो फ्लक्स शेडिंग कॉइल के थ्रू पास हो रहा है। तो ये जो फ्लक्स है ये ज्यादा हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। जिसकी वजह से एक लीडिंग और एक लैगिंग फ्लक्स बन जाएगा, एक लीडिंग फ्लक्स बन जाएगा और एक हमारा लैगिंग फ्लक्स बन जाएगा। यानी कि हमारे पास भी दो करंट आ जाएंगे, फ्लक्स आ गया तो करंट भी हमारे दो टाइप के हो जाएंगे। तो अब ये दो टाइप का हो गया तो हमारे पास एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो हमने देखा था कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसको हम एज ए टू फेज मोटर स्टार्ट करें तो हमारा इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे दो करंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा हमारा I1 और एक आ जाएगा हमारा I2। फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया, और वो जो फेज डिफरेंस है वो सफिशिएंट है कि सिंगल सिंगल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो इंड्यूस करा देगा। तो हमारा जो इंडक्शन मोटर है वो स्टार्ट हो जाएगा, और जो स्टार्ट होगा उसकी डायरेक्शन, जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी फ्रॉम अनशेडेड पार्ट, यानी ये अनशेडेड पार्ट है और ये शेडेड पार्ट है, फ्रॉम अनशेडेड पार्ट टू शेडेड पार्ट। यानी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो हो जाएगी हमारी ये हो जाएगी। अब ये जो हमारा क्या नाम है इसका, शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर में डायरेक्शन ऑफ रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, डायरेक्शन ऑफ रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। जबकि जो हमारे पास और मोटर थे, हमने पढ़ा परमानेंट स्प्लिट पढ़ा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर पढ़ा। तो उसमें क्या है, या तो हम मेन वाइंडिंग
या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग, दोनों में से एक वाइंडिंग को रिवर्स कर दो। सिर्फ एक वाइंडिंग को रिवर्स करना है, एक वाइंडिंग को, या तो मेन वाइंडिंग को रिवर्स कर दो या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग को रिवर्स कर दो, तो हमारी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन हमारा जो शेडेड पोल है इसमें डायरेक्शन ऑफ रिवर्सबल पॉसिबल नहीं है। ये हो गया हमारा शेडेड पार्ट, ये शेडेड पोल मोटर। तो इसके साथ हमारा जितना भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का था, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, वो हमारा खत्म हो गया है। ये जितने भी स्टार्टिंग टाइप्स थे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने खत्म कर दिए, हालांकि ये मेंशन नहीं था आपके सिलेबस में, फिर भी मैंने करा दिया। इसके बाद आते हैं हमारे, पहला आता है हमारा यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर कुछ बेसिकली हमारा सीरीज मोटर होता है। और यूनिवर्सल जैसे कि हमारा नाम समझा रहा है, तो ये हमारा एसी में भी काम कर सकता है और ये हमारा डीसी में भी काम कर सकता है। जबकि हमने पढ़ा था कि कुछ मोटर ऐसे होते हैं हमारे जो सिर्फ एसी में काम कर सकते हैं, कुछ सिर्फ हमारे डीसी में काम कर सकते हैं। लेकिन ये सीरीज मोटर जो है हमारा एसी में भी काम कर सकता है और डीसी में भी काम कर सकता है। अगर किसी को याद हो टॉर्क इक्वेशन, हमारे पास जो टॉर्क डेवलप होती थी वो डीसी में क्या होती थी, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई इंटू आई ए। तो आइए इसको देखते हैं पहले कि कैसे हमारा जो है ये एसी में भी काम कर सकता है और डीसी में भी काम कर सकता है। ये हमारा आई ए है, यानी कि आर्मेचर करंट। यहाँ पे हम फाई देखेंगे फ्लक्स, क्योंकि हमारे पास सीरीज मोटर में हमारा फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में होते हैं। तो जो फाई है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारा आईए पे डिपेंड करेगा। तो जैसी आईए की नेचर है वैसी हमारी फाई की नेचर हो जाएगी। तो ये भी सेम एसी मोटर की बात हो रही है। अगर हम डीसी सीरीज मोटर को एसी में चलाएं तो क्या होगा, टॉर्क पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो टॉर्क कैसे मिलेगी हमारी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है, हमारी टॉर्क कैसी होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव। तो इसलिए ये जो मोटर है हमारी एसी में भी काम करती है और डीसी में भी काम करती है। लेकिन जो मशीन हमारे सिर्फ डीसी में काम करने के लिए बनाई गई है, अगर उसको हम एसी में रन करते हैं तो हमारे पास उसके अंदर कुछ दिक्कतें आती हैं। पहली दिक्कत क्या है कि इसकी एफिशिएंसी जो है बहुत ज्यादा कम होती है, ड्यू टू हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस। दूसरा क्या है इसका पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो है हमारा इसका बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंस है फील्ड की वो बहुत ज्यादा होती है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, लार्ज रिएक्टेंस, जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर बहुत कम होता है। तीसरा जो है बहुत ही ज्यादा ब्रशेस के अंदर बहुत ज्यादा हमारी स्पार्किंग होती है। ये हमने डीसी में देखा ही था कि हमारी जो ब्रश है, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में स्पार्किंग होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा ज्यादा एक्सेसिव स्पार्किंग होती है, जिससे हमारा कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश जो है दोनों खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करते हैं कि इसको कुछ चेंजेस करते हैं कि हमारा जो है ये एफिशिएंटली एसी में भी काम कर सके। तो वो चेंजेस क्या क्या हैं, पहला चेंज ये है कि जो हमारी कोर है, फील्ड कोर, जहाँ पे हम फील्ड वाइंडिंग लगा रहे हैं,
तो वो कैसी होगी हमारी, वो होगी लो हिस्टैरिसीस वाली, जिसमें लो हिस्टैरिसीस लॉसेस हो। और उसको लैमिनेट किया जाता है। लैमिनेट पता है सबको कि क्यों करते हैं? लैमिनेट करते हैं हम एडी करंट लॉसेस रिड्यूस करने के लिए। दूसरा जो चेंज है उसके अंदर हम ये करते हैं कि जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हम कम कर देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देंगे तो हमारी रिएक्टेंस भी कम हो जाएगी। किसमें? फील्ड वाइंडिंग में, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग का रिएक्टेंस बहुत ज्यादा था, तो हमारा रिएक्टेंस जो है क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। और फील्ड का जो एरिया है, फील्ड पोल का एरिया, वो हम इंक्रीज कर देंगे। एरिया इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, हमारा फ्लक्स डेंसिटी जो है, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है हमारा, टोटल फ्लक्स अपॉन टोटल एरिया, यानी जिस एरिया में जितना फ्लक्स जा रहा है, फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी, रिड्यूस हो जाएगी अगर हम एरिया इंक्रीज कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास रिएक्टेंस ड्रॉप जो है, जो रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप है, वो कम हो जाएगा। और जो हमारे आयरन लॉसेस हैं वो भी हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। तीसरा जो चेंज करते हैं हम, जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो आर्मेचर में है उनको हम इंक्रीज कर देते हैं। नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी टॉर्क है, अब क्योंकि हमने फील्ड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दिए, तो जाहिर सी बात है हमारी फ्लक्स कम हो जाएगी। फ्लक्स कम होने की वजह से क्या होगा, टॉर्क हमारी क्या है, पाई आई ए। फ्लक्स तो हमने कम कर दिया, तो जाहिर सी बात है आई ए को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, कंडक्टर्स इंक्रीज कर देते हैं। कंडक्टर्स इंक्रीज करने की वजह से हमारा आई ए इंक्रीज हो जाता है। कंडक्टर इंक्रीज करने से हमारा आई ए ऐसे इंक्रीज होगा क्योंकि हमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमारे बढ़ जाएंगे। अगर आपको याद हो, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बढ़ जाएंगे, जितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे उतना ज्यादा हमारा करंट हो जाएगा। उसके बाद हमारा है फोर्थ, जो हम इसके अंदर चेंज करते हैं। तो इन अब एसी मोटर है या डीसी मोटर है, सब में क्या आता है, हमारा आर्मेचर रिएक्शन आता है। तो आर्मेचर रिएक्शन जो है हमें रिड्यूस करना पड़ता है। तो आर्मेचर रिड्यूस करने के लिए डीसी में हम एक चीज यूज करते थे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग नाम सुना होगा लेकिन ध्यान नहीं आ रहा होगा क्या है ये हम लगाते थे पोल के ऊपर। अगर हमारा ये थोड़ा ये सर्कुलर होगा, यहाँ पे हम कंडक्टर रख देते थे। कंडक्टर ऐसे रखते थे कि जो यहाँ पर हमारा आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट आ रहा है तो ये उसको अपोज करते थे, यानी कि ये जो आता था हमारा, ये आर्मेचर रिएक्ट सॉरी आर्मेचर के सीरीज में रखते हैं इसको। जो हमारी कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, ये हमारी कंपनसेटिंग वाइंडिंग है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का मतलब क्या, यूज क्या है, हमारा आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करना। और आर्मेचर रिएक्शन आ किसकी वजह से रहा है, आईए की वजह से। तो इसलिए हम इसको आर्मेचर के सीरीज में रखते हैं और इसको हम इलेक्ट्रिकली 90 डिग्री प्लेस रखते हैं। जो एक्सेस है, अगर हमारा आर्मेचर का एक्सेस ये है तो इसका एक्सेस जो है हमारा 90 डिग्री होगा। इसमें दो तरीके की कंपनसेटिंग होती है, एक होती है हमारी कंडक्टिव, एक कंपनसेटिंग होती है हमारी कंडक्टिव कंपनसेटिंग। दूसरी होती है हमारी इंडक्टिव कंपनसेटिंग। कंडक्टिव का मतलब समझिए आ रहा हो, कंडक्शन करना। करने का मतलब ये है कि हमारा जो आर्मी सॉरी ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, ये हमारा सर्किट में कनेक्टेड रहती है वाइंडिंग। जबकि इंडक्टिव जो है, इंडक्टिव क्या है, इंडक्शन, नाम जैसे बता रहा है, तो ये क्या होगी हमारी, इंडक्टिव होगी। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो हमारा सर्किट डायग्राम है वो ऐसा बनेगा, ये हमारी मेन वाइंडिंग,
ये हमारी कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये सबको याद होगा। ये हमारा कार्बन ब्रश, ये हमारा आर्मेचर, ये हमारी सिंगल फेज सप्लाई। इंडक्टिव में जो है हमारी, ये कंडक्टिव है और ये हमारा इंडक्टिव, ये मेन वाइंडिंग। ये हमारी है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो ये फिजिकली सर्किट में नहीं है, इसका जो इफेक्ट आएगा वो कैसा आएगा, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, इंडक्टिव। तो इसलिए इस टाइप की कंपनसेटिंग को कहते हैं हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब इसका फेजर डायग्राम बनाने के लिए हम इसका एक्चुअल सर्किट डायग्राम ले लेते हैं। ये हमारी है सीरीज फील्ड। तो इसमें जो हमारा करंट जाएगा वो IA जाएगा। इसका जो इम्पीडेंस होगा वो ZSC होगा, इम्पीडेंस सीरीज। इसमें जो हम, ये हमारे इंटरपोल है। इंटरपोल भी हम आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका इम्पीडेंस है, ZI ले लेते हैं इसको। ये हमारा किसका है, इंटरपोल। उसके बाद है हमारी कंपनसेटिंग, और उसके बाद है हमारा आर्मेचर। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का हम ZE ले लेते हैं और आर्मेचर का हम ले लेते हैं ZA। और आर्मेचर के अंदर हमारा EG अगर जनरेटेड EMF है, सॉरी जनरेटर है, और EB अगर हमारा मोटर है। तो ये हमारी सिंगल फेज सप्लाई। तो ये जितने भी Z हैं ये किस फॉर्म में होंगे, R प्लस JX, R प्लस JX, R प्लस JX, R प्लस JX। अच्छा, इसमें एक चीज और है, मैं थोड़ा अलग से बता देता हूँ कि सबने कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़े होंगे। एक होते हैं हमारे पॉजिटिव रियल नंबर और एक होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे हमारा प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे पॉजिटिव इमेजिनरी, यहाँ पे नेगेटिव इमेजिनरी। तो जब हम पावर सिस्टम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल में आते हैं, तो ये आई को हम जे जे कन्वर्ट कर देते हैं जे ऑपरेटर में। तो ये जे आता कहाँ से है, जे हमारा कुछ नहीं है, जैसे कि हमारा आई था उसी तरीके से हमारा जे भी क्या है, -1 है। तो अगर हमारे पास कोई फेजर ये है या वेक्टर हमारा ये है, आई ले लो। चलो टाइम तुम्हारा काफी कम रह गया। अटेंडेंस लगा दो साइड में, सब लोग अटेंडेंस लगाते रहो। अगर ये आई है तो इसको अगर हम जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जे है इमेजनरी। तो ये हो जाएगा हमारा जे आई, और इसको फिर जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा जे स्क्वायर आई। और जे स्क्वायर क्या होता है हमारा, -1, क्योंकि अंडर रूट ऑफ -1, इसका स्क्वायर क्या आएगा हमारा, -1 आएगा। फिर जे स्क्वायर आई को हमने फिर से जे से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया हमारे पास, जे क्यूब आई। तो जे क्यूब आई क्या होता है हमारे पास, जे स्क्वायर क्या है, -1, तो हो जाएगा -JI। तो जो हमारे पास इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस में एक होता है हमारा रियल पार्ट जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंस। अगर प्लस एक्स जे एक्स है तो हमारा है इंडक्टिव, और माइनस जे एक्स है तो वो है हमारा कैपेसिटिव। तो पॉजिटिव जे एक्स जो आता है और नेगेटिव जे एक्स जो आता है,
ये कैसे आता है हमारा, क्योंकि एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। अब क्योंकि इसमें हमारा 90 डिग्री चेंज होता है, जो हमारा करंट है, एक में करंट क्या होता है, लैग करता है हमारा कैपेसिटर में, और इंडक्टर में करंट लीड करता है कैपेसिटर में, और इंडक्टर में करंट हमारा लैग करता है। तो वो 90 डिग्री हमें फेजर बताने के लिए कैसे लीड करेगा, कैसे लैग करेगा, तो हमारे पास ये जे ऑपरेटर हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा, मतलब पावर सिस्टम में जिन्होंने भी ये इन्वेंशन की, डिस्कवरी करी। तो ये हमारा आर हो जाएगा, ठीक है, प्लस जे एक्स। पॉजिटिव एक्सिस हमारा वाई वाला है, तो हमारा जे एक्स ये हो जाएगा, यानी इंडक्टिव, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जेड हो जाएगा। तो यानी जो इम्पीडेंस है, अगर हमारे पास शो कर रहा है आर प्लस जे एक्स, तो इसका मतलब क्या है, हमारा इंडक्टिव इम्पीडेंस है, यानी कि इसमें हमारा इंडक्टेंस है। लेकिन अगर हम कहेंगे आर माइनस जे एक्स, तो इसमें एक चीज तो यह है कि ये कैपेसिटिव है, और दूसरा ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि इसके अंदर हमारा करंट लीड करेगा हमेशा। तो यहाँ पे हमारा माइनस जे एक्स ये हो जाएगा आर, और जेड ये हो जाएगा। तो अभी तुम्हारे 7 मिनट बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीजें हैं, जेड एस ई, जेड आई, जेड ई, जेड ए। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे सारे, आर प्लस जे एक्स हो जाएंगे, आर प्लस जे एक्स। यानी कि एक तो सीरीज में होगा आई ए के, और दूसरा क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। तो जितने भी हैं हमारी सारी चीजें, उसको हम ये हमारा फाइव, और इसी के डायरेक्शन में होगा हमारा आई ए। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, सीरीज फील्ड, सीरीज फील्ड आर प्लस जे एक्स। तो हमारा आई ए आर ई ऐसे हो जाएगा, फेज विद आर, सो आई ए, और ये हो जाएगा हमारा आई ए एक्स एस ई सीरीज, जे लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है हमारे पास इंटरपोल का। तो इंटरपोल का हो जाएगा हमारा आई ए आर आई जे आई ए एक्स आई। ये इंटरपोल के बाद है हमारे पास कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो ये जाएगा हमारा आई ए आर, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को क्या लिया था हमने, आर ई, खैर जो भी लिया था कंपनसेटिंग वाइंडिंग का। उसके बाद आई ए एक्स ई, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बाद हमारे पास आर्मेचर, आई ए आर ए आई ए एक्स ए। और इसके बाद जो आएगा हमारे पास जो सर्किट डायग्राम में था, जनरेटेड जनरेटेड ईएमएफ या फिर बैक ईएमएफ, हो जाएगा हमारा ईजी, और इसको अगर मिला दोगे सेम, तो पूरा जितना भी हमारा टोटल इम्पीडेंस है इनटू करंट वो हो जाएगा, और ये हमारा ईजी आ गया। और इसको अगर हम मिला देंगे तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज या वोल्टेज आ जाएगी वीटी। तो ये हमारा इसका फेजर डायग्राम हो गया। तो हमारे पास हमने आज पढ़ लिया सीरीज मोटर, और जो तुमने वो पढ़ा, क्या नाम है इसका, शेडेड पोल। इसके बाद आता है हमारा रिलक्टेंस मोटर, रिलक्टेंस। तो ये भी हमने सबसे पहले जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था, रिलक्टेंस टॉर्क, ये हुई थी हमारी सिंगल एक्साइटेड सिस्टम में। जो आपको याद हो कि फर्स्ट ईयर थर्ड सेमेस्टर में हमने सिंगल एक्साइटेड सिस्टम पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा रोटर रखा रहता था जो नॉन एक्साइटेड था, उसमें हम कोई एक्साइटेशन देते, यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई दे रहे थे। तो यहाँ पे जो फ्लक्स जाता वो इसको अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता, क्योंकि अगर ये इस डायरेक्शन में होगा रोटर, तो एयर गैप जो होगा वो हमारा मिनिमम होगा, और एयर गैप मिनिमम होने की वजह से रिलक्टेंस क्या रहेगा, हमारा मिनिमम रहेगा।
रिलक्टेंस मिनिमम होने की वजह से फ्लक्स हमारा इजीली पास होगा, क्योंकि फ्लक्स कैसा पाथ फॉलो करता है, लो रिलक्टेंस पाथ।